नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, आप सभी लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैडम आगे के वीडियोस भी बनाइए टॉपिक्स पर, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, हम मैक्स वेबर पढ़ रहे थे और आपने मेरे पिछले वीडियो में मैक्स वेबर का जीवन परिचय पढ़ा और उनका जो सिद्धांत है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जिसको आपने वीडियो 1 वीडियो 2 में आपने देखा। आज हम बच्चों पढ़ेंगे इनका बहुत ही जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाजशास्त्र में, वो है इनका पद्धति शास्त्र। तो इनका पद्धति शास्त्र क्या है, ये आज हम इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे। इनका जो पद्धति शास्त्र है, पद्धति शास्त्र का मतलब क्या होता है बच्चों? हम लोग दुर्खिम पढ़ चुके हैं, मार्क्स पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में आप लोगों ने। तो मेथोडोलॉजी, पद्धति शास्त्र यानी हर जो थिंकर होता है वो अपने तरीके से घटनाओं को अध्ययन करने के बारे में बताता है कि हमें किस प्रकार से किसी भी घटना का अध्ययन करना चाहिए। वेबर, आप परिचय में आप पढ़ चुके हो कि ये जो समाजशास्त्र के संस्थापक, जो सिद्धांत जिन्होंने संस्थापक जो विचारक थे उनमें से एक नाम है इनका मैक्स वेबर का। और इससे पहले जो अगस्त कॉम्ट थे, दुर्खिम थे, वो प्रत्यक्षवाद पर ज़्यादा जोर देते थे और उनका ये मानना था कि अगर समाजशास्त्र को हमें विज्ञान बनाना है तो वैज्ञानिक पद्धति को हमें काम में लेना चाहिए, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन मैक्स वेबर यहाँ ये मानकर चलते हैं, हमने ये सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में भी इनका देखा कि ये समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है उसको सामाजिक क्रिया को मानते हैं, कि जो समाज में व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है उसका अध्ययन हमें समाजशास्त्र में मुख्य रूप से करना चाहिए। तो वेबर का ये मानना है कि जैसा कि बोगार्डस ने लिखा है मैक्स वेबर के बारे में, हम पहले ये पढ़ लेते हैं, इससे हम इनका पद्धति शास्त्र और अच्छे से समझ पाएंगे। बोगार्डस ने लिखा है कि पद्धति शास्त्र को मैक्स वेबर की यह देन थी कि उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में अंतर किया था। यानी ये बताते हैं कि मैक्स वेबर ने वैज्ञानिक पद्धति और मूल्यांकनात्मक पद्धति, यानी जहाँ हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में, व्यक्ति निष्ठता के बारे में बात करते हैं, दोनों में अंतर किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय इन दोनों पद्धतियों को कदापि मिलने ना देना चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से समाजशास्त्र के एक विज्ञान के विकास के लिए नींव डाली। यानी इन्होंने क्या कहा कि हम समाजशास्त्र में चूंकि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, संबंधों का अध्ययन यानी जब व्यक्ति क्रिया करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, तो हमारे एक संबंध डेवलप होते हैं। तो संबंध हमें बाद में हम उसका अध्ययन करेंगे, उससे पहले क्योंकि उसका बेस क्या है, सामाजिक क्रिया। तो सामाजिक क्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम प्योर वैज्ञानिक पद्धति को काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि जो सामाजिक क्रिया जो व्यक्ति करता है, जब हम पढ़ चुके हैं इनके सिद्धांत में कि व्यक्ति उसका अपना अर्थ लगाता है, वो जो भी क्रिया करता है उसका, हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है उस क्रिया को करने का, उसका अपना एक अर्थ होता है, उसका एक मीनिंग देता है वो। तो जब तक हम उस व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाओं को उसके अनुसार नहीं समझेंगे कि वो व्यक्ति क्रिया क्यों कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर हमें कुछ और दिखाई देती है उस क्रिया के बारे में, और जब हम उससे बात करते हैं या उसके बारे में जानते हैं कि वो व्यक्ति ने वो क्रिया क्यों की, तो उसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है। मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति रो रहा है, तो हम बाहर से देखेंगे कि वो बहुत दुखी होगा इसलिए रो रहा है। लेकिन जब हम उसके बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो पता चलेगा कि वो खुशी के लिए रो रहा है, कि उसे कुछ ऐसी खुशी मिली है कि वो उसके आंसू निकल गए। तो जब तक हम उस व्यक्ति के बारे में, जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का क्या मीनिंग निकाल रहा है, क्या अर्थ निकाल रहा है, तब तक हम उस क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते। यानी एक्चुअल उसका अध्ययन अगर हम करेंगे तभी हम उसको उस फैक्ट को जान पाएंगे। तो इसलिए उनका ये मानना है कि ये दोनों पद्धतियों को अलग रखा जाए। आगे वो कहते हैं कि जब हम देखें कि
जीवन परिचय हम इसलिए पढ़ते हैं कि व्यक्ति के जो विचार बनते हैं, जो थॉट्स बनते हैं, जो उनका काम करने का तरीका होता है, वो व्यक्ति के पालन पोषण, उसका परिवार और साथ साथ समाज में उस समय क्या घटनाएं घटित हो रही है, इसके ऊपर भी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, और वहीं से उसके थॉट्स डेवलप होते हैं, वहीं से उसको कार्य करने का उसका तरीका डेवलप होता है। तो हम देखें कि जब मैक्स वेबर के समय जर्मनी में ये परंपरा बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गई थी कि जिन पद्धतियों से प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, उन पद्धतियों को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में काम में नहीं लिया जा सकता। यानी पहले के समय में तो जो हमारे थिंकर्स थे वो ये कहते थे कि वैज्ञानिक पद्धति को हमें काम लेना है, तभी हम समाजशास्त्र को विज्ञान बना सकते हैं। लेकिन वेबर के समय में ये जोर शोर से ये बात चलने लगी कि हम, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की विषय वस्तु अलग है, प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु अलग है, इसलिए हम दोनों घटनाओं को अलग अलग तरीके से हमें अध्ययन करना चाहिए, और जो प्राकृतिक विज्ञानों की जो घटनाओं जो पद्धति है उसका उस मेथड से हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। वेबर का मानना था कि प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु एक नहीं होती, इसलिए इनकी पद्धति भी अलग अलग होनी चाहिए। आगे हम देखें कि वेबर ने अपने पद्धति शास्त्र को उपरोक्त ऐतिहासिक संप्रदाय की समालोचना से ही प्रारंभ किया। यानी वो उस ऐतिहासिक संप्रदाय जो कि प्रत्यक्षवाद पर आधारित थे, वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेना चाहते थे, उसका उसकी उन्होंने आलोचना की, और उसी से वहीं से उनका पद्धति शास्त्र का जो प्रयास है वो प्रारंभ हुआ। उनके अनुसार इस संप्रदाय का कहना गलत है कि वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ ये कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक पद्धति को उस तरह से काम में नहीं लेना चाहिए जैसा कि प्योर विज्ञान में लिया जाता है। हालांकि हमें अपने जो घटनाएं हैं उसको हमें विज्ञान की श्रेणी में लाना है, वैज्ञानिक पद्धति उस तरीके से हमें अध्ययन करना है कि हमारा जो विषय है समाजशास्त्र है वो भी विज्ञान बने। आगे वो कहते हैं कि समाजशास्त्र भी विज्ञान हो सकता है यदि उसमें अपने विषय वस्तु के बारंबार अध्ययन के पश्चात समान परिणाम प्राप्त करने की क्षमता विकसित हो जाए। वो वैज्ञानिक पद्धति, या हम ये यूं कहें कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो प्योर विज्ञान की जो पद्धति है उसके आधार पर सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का वो विरोध करते थे। उनका ये मानना है कि हमें एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि हम एक्चुअल में जो फैक्ट है उसका भी अध्ययन कर पाए, और जो व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसका जो मूल कारण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, वो क्या अर्थ लगा रहा है, उसको जानते हुए हम अपने विषय की जो घटनाएं हैं, समाज की घटनाएं, उसका अध्ययन करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा विषय है, हमारा जो समाजशास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में आएगा। आगे हम देखें। आगे हम देखें कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में सुप्रतिष्ठित करने के लिए एक ऐसे पद्धति शास्त्र का विकास करना चाहते थे जिसमें समाज वैज्ञानिक का सर्व प्रमुख कर्तव्य घटनाओं का विवरण मात्र देना नहीं बल्कि उसमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को दर्शाना है। अब यहाँ हम इनका पद्धति शास्त्र समझते हैं कि वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसे पद्धति शास्त्र का विकास करना है कि जिसमें जो समाज की जो सामाजिक घटनाएं हैं उसका केवल हम ऊपरी तौर से देख के उसका विवरण नहीं देना है हमें, बल्कि उसमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को दर्शाना है। यानी जैसे अभी हमने देखा कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो तो जो जैसी दिखती है वैसी ही होगी, लेकिन सामाजिक घटनाएं जरूरी नहीं है कि जो हमें जो दिख रही है वो वैसी ही होगी। उसमें व्यक्ति क्या, मतलब हर व्यक्ति के लिए उसका अलग अलग कारण होगा, अलग अलग उसका उद्देश्य होगा। तो हमें उन व्यक्तियों के कारण को, उद्देश्य को जानकर उसके कार्य कारण संबंधों को जानने के बाद हम उस घटनाओं का उसके नतीजे पर हमें पहुंचना चाहिए। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया की व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हमारे
अलग अलग सांस्कृतिक तत्व है, क्योंकि समाज में व्यक्ति अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, अलग अलग तरह से उनका बिहेवियर होता है, उनका अलग अलग तरह से सोशलाइजेशन होता है। तो उनकी जो इंटरेक्शन होती है इन सांस्कृतिक तत्वों के आपस में, जो जिस वजह से व्यक्ति जो सीखता है, क्रिया करता है, तो उसकी व्याख्या भी हमें करनी होगी। इसके लिए आवश्यक नहीं, आगे वो क्या कहते हैं मैक्स वेबर, कि इसके लिए आवश्यक नहीं कि ऐतिहासिक क्रम के सभी विशिष्ट तथ्यों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण किया जाए। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें इन्होंने यहाँ पर इस जो अपना पद्धति शास्त्र है उसके लिए इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो जो सारी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके सारी तत्वों का हमें अध्ययन नहीं करना। हमें कुछ जो मुख्य मुख्य जो घटनाएं जो तत्व हैं उनका केवल हमें विश्लेषण और स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्यों? वो ये कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं के परिवर्तनीय तत्वों में से समानताओं के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण तत्वों और कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में बांट लिया जाए। यानी वो ये कहते हैं कि जो भी सामाजिक घटना घटित हो रही है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसको हमें क्या करना है कि हम ऐतिहासिक तौर पर हम ऐतिहासिक क्रम में उसको देखें, और फिर हम ये देखें कि कुछ ऐसी घटनाएं सभी घटनाओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समानता लिए हुए होते हैं। तो ऐसे समानताओं के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में हमें बांट लेना चाहिए। हमें उनको एक श्रेणीबद्ध कर लेना चाहिए कि जो एक जैसे तत्व हमें दिखते हैं, जो एक जैसे हर घटना में हमें समान तत्व दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर हमें सामाजिक घटनाओं का जो तुलना करनी चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। और ये जो हम तत्व जो कुछ तत्वों को हम समानताओं के आधार पर लेके अध्ययन करते हैं, तो ये तत्व वैज्ञानिक के लिए आदर्श होंगे। यही वेबर के पद्धति शास्त्र के बुनियादी शब्द आदर्श प्रारूप है। यानी यहाँ ये कहते हैं, आदर्श प्रारूप को हम आगे पढ़ेंगे तो वेबर क्या कहते हैं कि जो ये कुछ समानता के आधार पर जो तत्व जो हम कुछ विशेषताएं जिसको हम कह सकते हैं उसको लेते हैं, और उसके आधार पर तो ये उनके वैज्ञानिक जो अध्ययन कर रहा है वैज्ञानिक, उसके लिए ये आदर्श होंगे, और इसी के आधार पर वो अपनी घटनाओं का अध्ययन करें। इसी का उन्होंने अपने पद्धति शास्त्र में नाम दिया है आदर्श प्रारूप का। आगे हम देखें, आगे वेबर क्या कहते हैं कि इस पद्धति के विषय में वेबर ने लिखा है कि उन्होंने समाजशास्त्र में इसके प्रयोग पर इतना बल इसलिए दिया क्योंकि उनका विश्वास है कि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं का अध्ययन है। यानी यहाँ वेबर ये कहते हैं कि जिस भी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ऐतिहासिक क्रम में जब हम दो घटनाओं की तुलना करते हैं, उनका इतिहास देखते हैं, तो हम जब उन सभी चीज़ों का अध्ययन करने जाएंगे तो हम कुछ कुछ भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि उसके कुछ मुख्य मुख्य तत्व या मुख्य मुख्य विशेषताएं उसको ले लेना है, और उसके आधार पर ही हमें दूसरी घटनाओं से तुलना करके उस घटना का अध्ययन करना है। तो यहाँ हम देखें कि ये किस चीज पर जोर दे रहे हैं कि कुछ तत्वों को लेकर अध्ययन करना है, तो इसलिए इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति पर ज्यादा बल दिया है। आगे हम देखें कि समाजशास्त्री केवल क्या है के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखे, और क्या होना चाहिए कि और अग्रसर ना हो। यानी वेबर क्या कह रहे हैं कि हमें ये नहीं बताना चाहिए कि कोई भी घटना जो घटित हुई है वो क्या होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चीजें नहीं करके हमें सिर्फ क्या है उसका अध्ययन करना चाहिए कि जो हमें दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है, जो घटना घटित हुई है उसका क्या है का अध्ययन करना चाहिए। वो अच्छी है बुरी है, क्या होना चाहिए, इसकी ओर हमें अग्रसर नहीं होना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र की सार्थकता इसी में है, क्योंकि कई आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं कि जब हम व्यक्ति के उससे दृष्टिकोण से अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम मानव का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए हम अपना जो
ऑब्जेक्टिविटी को बनाए नहीं रह सकते, हम सब्जेक्टिविटी में चले जाते हैं। हम अपने वहाँ पर हम पार्शलिटी कर लेते हैं या अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उसमें शामिल कर देते हैं, तो हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन वेबर ही कहते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं कि अगर वैज्ञानिक तटस्थ होकर अपने विचारों को उसमें, सब्जेक्टिविटी को उसमें शामिल ना करते हुए ऑब्जेक्टिव होकर उस घटना को देखेगा, तटस्थ होकर उस घटना का अध्ययन करेगा, तो हम जो समाजशास्त्र को विज्ञान बना सकते हैं। तो वो यही कहते हैं कि समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र की सार्थकता इसी में है कि वो क्या है का अध्ययन करे, क्या होना चाहिए की ओर अग्रसर ना हो। इसलिए वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्याख्या करने पर बल देते हैं, यानी जो घटना घटित हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, कार्य कारण संबंधों को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए इनको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। और वेबर ने अपने पद्धति शास्त्र में दो अध्ययन पद्धति का विकास किया है। इन्होंने कहा दो चीजों को, दो तरह के चीजों को शामिल करते हुए हम किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे तो वो विज्ञान बन सकता है, हमारा समाजशास्त्र। तो उन्होंने दो अध्ययन पद्धति को शामिल किया है उसमें। एक है वर्स्ट हैंड पद्धति और दूसरी है आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। इन दोनों को मिलाकर जब वो अध्ययन करते हैं तो उसी को वेबर का पद्धति शास्त्र कहा जाता है। इन दोनों को हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने देखा कि वेबर का पद्धति शास्त्र क्या है, कि वेबर ने अपने जो पुराने जो अपने से पूर्व जो समाजशास्त्री थे, अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम आदि, जो भी प्रत्यक्षवाद के पक्ष में थे, वैज्ञानिक पद्धति के पक्ष में थे, उसका विरोध करते हुए नहीं, मतलब उनका ये मानना था कि हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उस वैज्ञानिक पद्धति को अपने समाजशास्त्र की अध्ययन में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो समाजशास्त्र है उसमें हम सामाजिक संबंधों और खास करके सामाजिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हमें एक अलग तरह का पद्धति शास्त्र का विकास करना होगा, जिसमें उन्होंने वेस्टर्न पद्धति और आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा को विकसित किया और उसके आधार पर अपना जो अध्ययन किया। और हम देखते हैं कि इनके जितनी भी थ्योरीज हैं उन सब में हमें ये दोनों थ्योरीज, दोनों पद्धति हमें देखने को मिलेगी। उन्होंने अपने जो भी अध्ययन किए हैं समाज में, चाहे धर्म का सिद्धांत देख लीजिए, नौकरशाही देख लीजिए, इनकी सत्ता के प्रकार देख लीजिए, हम देखें कि इनकी जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, उन सब में इन्होंने इन दोनों चीजों को, दोनों पद्धति को शामिल करते हुए अध्ययन किया है। तो ये इनका वेबर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रयास था, समाजशास्त्र के लिए योगदान था, जो हमने देखा। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र क्या है। हम अगले वीडियो में वेस्टर्न पद्धति और आदर्श प्रारूप को अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।